if you're sensitive about certain stuff, do not watch this video. मांगा कई तरह की होती हैं। इन सब का एक ही मोटिव होता है, तुम्हें एंटरटेन करना। बट जब बात डिस्टर्बिंग मांगा की आती है तो ये मांगा आपको मेंटली भी डैमेज करती हैं। होमोंकलस। तो आज हम एक ऐसे करेक्टर की बात करने वाले हैं जो ह्यूमन की डार्क साइड बताता है। होमोंकलस मांगा रिटन बाय हिडो यामामोतो। ये एक सेनन मांगा है जो 2003 से 2011 तक पब्लिश हुई थी। बिना वक्त गवाए सीधा स्टोरी पे चलते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है सुसुमु नाकोशी, जिसकी एज है 34 साल। पहले वो किसी फॉरेन बैंक में काम करता था, बट अब कुछ रीजन के कारण उसकी जॉब छूट चुकी है। अब उसके पास ना ही कोई पैसे और ना ही कोई घर है। उसके पास सिर्फ एक कार ही होती है जो उसका सब कुछ होती है। उसे केवल 2 वीक हो चुके हैं जो कि वो 2 दुनियाओं के बीच में रह रहा है। वर्ल्ड का मतलब 2 दुनिया नहीं, मतलब कि 2 तरह के लोग, रिच और एक पुअर, और उसके बीच में जो लोग होते हैं उनकी बात, जो बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। कोशी हमेशा की तरह अपनी कार में ही अपना टाइम स्पेंड करता है। कहानी में ट्विस्ट जब आता है जब उसके पास एक लड़का आता है, उसका नाम है मानुबो इतो। वो उसके पास आकर कहता है कि मैं जानता हूँ तुम होमलेस हो, मेरे पास एक ऑफर है जिसके बदले मैं तुमको 7 लाख येन दूंगा। चाहता हूँ कि तुम अपने स्कल के अंदर होल करवा लो, इससे तुम्हें कोई जान का खतरा नहीं होगा। तुम्हारे सर में एक छोटा सा ड्रिल किया जाएगा, की वजह से तुम्हारे 6 सेंस ओपन हो जाएगी, की वजह से तुम्हें ऐसी चीजें दिखाई देंगी जो आम इंसान नहीं देख सकता। इसे तुम शायद घोस्ट भी कहते हो। नाकोशी कहता है इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा। वो कहता है कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मुझे बस करके देखना है क्या ये चीज सच में होती भी है। की बातें सुन के नाकोशी तभी घबरा जाता है। नाकोशी कहता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। अगले दिन जब नाकोशी अपनी कार से बाहर होता है, जिन लोगों से नाकोशी ने कर्जा लिया हुआ था वो उसकी कार ही लेके चले जाते हैं। उस कार को वापस पाने के लिए उसे चाहिए पैसे जो उन लोगों को देने होते हैं, तो उसके पास उस कार के अलावा और कोई चीज होती ही नहीं। पैसे कहाँ से आएंगे। अब पैसों के लिए ना चाहते हुए भी उसे मानवू के पास जाना ही पड़ गया। उसके बाद हम ये देखते हैं वो उसके स्कल के अंदर होल कर देता है। जब वो उठता है तो उससे पूछता है कि तुम्हें कुछ अजीब सा फील हो रहा है, बट उसको कुछ भी अलग फील नहीं होता। वो उसे 3 लाख येन दे देता है। कहता है 4 लाख येन वो 10 दिनों के बाद देगा। रोज वो चाहता है कि 3 दिन तक वो उसकी जांच करे। पैसों से नाकोशी अपनी कार तो वापस ले ही लेता है। कुछ दिनों के बाद मानवू उसके पास आता है और उसे अलग अलग जगहें दिखाता है जहाँ पर स्पिरिट वगैरह होती है, चेक करने के लिए कि उसकी 6 सेंस आईज ओपन हुई है कि नहीं। वहाँ पर उसे कुछ नहीं दिखाई देता। एक दिन जब वो जा रहा होता है तो अचानक से तेज हवा चलती है, की वजह से उसकी आंख में धूल चली जाती है। जब वो अपनी लेफ्ट आईज को साफ करने की कोशिश करता है तो उसे बहुत से अजीबोगरीब चीजें दिखती हैं, मतलब कि ये इंसान ही है जो उसे मॉन्स्टर फॉर्म में दिखने लगी है, और इस चीज को ही हिमोंकली कहते हैं। सब देख के नाकोशी घबरा जाता है। इससे एक जाइंट आदमी जो एक रोबोट की तरह दिखता है, उसका नाम है याकुजा, की एक गैंगस्टर होता है। कोशी को रास्ते से हटने के लिए कहता है। नाकोशी तो अपनी लेफ्ट आईज बंद करके बस उसे देखता ही जा रहा था। इससे याकुजा को गुस्सा आता है और वो छोटी उंगली काटने के लिए चाकू निकाल लेता है। नाकोशी को तो कुछ और ही दिखाई दे रहा था। उसे दिख रहा होता है कि रोबोट के अंदर एक छोटा बच्चा है जो अपनी पिंकी फिंगर काट रहा होता है। इसे देखकर कहता है नाकोशी ऐसा मत करो, उसे मत काटो। कोशी की ये बातें सुन के याकुजा को रोना आ जाता है। याकुजा रोते रोते वहाँ से नाकोशी को छोड़ के चला जाता है। अगले दिन नाकोशी मानवू को सब कुछ बता देता है कि उसे अजीबोगरीब चीजें दिख रही हैं। जब मैं अपनी राइट आईज क्लोज करके किसी को देखता हूँ वो मुझे अलग से ही मॉन्स्टर में दिखाई देते हैं। उनके बीच कुछ लोग मुझे नॉर्मल भी दिखाई देते हैं। तभी मानवू कहता है कि मैं तुमको कैसा दिखाई देता हूँ। तभी नाकोशी राइट आईज बंद करके उसे देखने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम बिल्कुल नॉर्मल हो, बट वो नॉर्मल नहीं था। नाकोशी ने उसको झूठ बोला। उसे मानव की जगह पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, बिकॉज वो एक ट्रांसपेरेंट की तरह था। अभी नाकोशी उठ के वॉशरूम में चला जाता है, मिरर के अंदर अपने आप को देखने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि कहीं मैं तो मॉन्स्टर नहीं। तब उसे दिखाई देता है कि वो तो बिल्कुल नॉर्मल है। उसके बाद वो अपनी कार में बैठ के निकल जाता है। कार में बैठा बस वो यही सोच रहा था कि वो याकुजा ऐसे बच्चे की तरह क्यों दिख रहा था, मेरा बोलने की वजह से वो रोने क्यों लग गया। उसके इन क्वेश्चनों के आंसर के लिए वो सोचता है कि वो फिर से उसको मिलने जाएगा, इसलिए वो उसी जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ याकुजा के आदमी भी नाकोशी को ही ढूंढ रहे होते हैं। तभी वो लोग उसे पकड़ के अपने बॉस के पास ले जाते हैं। तभी याकुजा पूछता है कि कल तुमने मेरे साथ क्या किया था। तभी नाकोशी कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस तुम्हारे रियल सेल्फ को देखा था। याकुजा कहता है कि क्या अभी भी तुमको कुछ दिखता है। तो नाकोशी कहता है हाँ मुझे दिखता है, तुम अभी एक रोबोट की तरह दिख रहे हो। नाकोशी कहता है कि क्या तुम्हारे बचपन में कुछ ऐसा हुआ था उस रोबोट के साथ कनेक्ट है, लेकिन उसको कुछ याद नहीं आता। तो नाकोशी उसकी उंगलियां चेक करने लग जाता है। चेक करते करते वो कुछ और ही नीचे पहुंच जाता है। क्या ये क्या बक रहे हो मादर।
का एक आदमी इस हालत में उनको देख लेता है। कूजा को तभी गुस्सा आ जाता है, वो बिना पूछे अंदर कैसे आ गया। कहता है कि तुम्हारी मैं पिंकी फिंगर काट दूंगा। नकोशी को वो बच्चा फिर से दिखता है कि वो अपनी पिंकी फिंगर काटने जा रहा है। नकोशी उसे रोकने की कोशिश करता है और रोकते समय उसकी ही उंगली पकड़ लेता है। कहता है कि बस करो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। कोशी को उसकी फिंगर से आ रही स्मेल से पता चलता है कि तुमको कोई गिल्ट है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि उसने स्मेल से कैसे पता लगा लिया कि उसको गिल्ट है या कि कुछ और, तो वो इसलिए पता चल गया क्योंकि उसकी अब 6 सेंस ओपन हो चुकी है। मतलब कि उसकी 5 सेंसेस और ज्यादा तेज हो चुकी हैं कि एक आम इंसान से ज्यादा चीजों का भी पता लगा सकती हैं जो एक आम इंसान समझ नहीं सकता। अभी नकोशी उसे फोर्स करता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। अभी वो बॉस गुस्से में आके एक घुसा लगा देता है। नकोशी फिर भी स्माइल करता है। नकोशी बचपन की अपनी एक बात बताता है। कहता है कि जब मैं छोटा था मेरे एक दोस्त था जिसका नाम था कैन। हम दोनों स्केटिंग कर रहे थे जब मैंने मजाक मजाक में उसे धक्का दे दिया था की वजह से एक ट्रक उसके पैर के ऊपर चढ़ गया था। काफी छोटा था इसलिए मैं ये सब कुछ देख के डर गया था, तो वहाँ से मैं भाग गया। इसी चीज का गिल्ट मुझे आज तक है। उसी के पास्ट के बारे में सुनने के बाद कूजा बॉस जोर जोर से रोने लग जाता है, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह कि पूरी बॉडी से वो रोबोट वाला आर्म निकल जाता है। थी मैं बहुत छोटा था तो अपने दोस्त के साथ मैं गेहूं काट रहा था। जल्दबाजी में मैंने अपने दोस्त की पिंकी फिंगर ही काट दी थी। टाइम मैं काफी छोटा था इसलिए मैं वो उसे वहीं छोड़ के भाग गया था। इसी चीज का गिल्ट मुझे आज तक है। कहता कि जब भी मैं किसी की फिंगर काटता हूँ तो मुझे ही दर्द होता है। इस वजह से ही नकोशी को वो अपनी ही उंगली काटता हुआ दिखाई देता है। अभी नकोशी उसे समझाता है कि वो एक एक्सीडेंट था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अभी वो रोते हुए माफी मांगने लग जाता है। वो कहता है कि मुझे माफ कर दो काजुआ। इसी कारण वो अपने गिल्ट से बाहर भी आ जाता है। कहता है कि मैंने अपने गिल्ट को खत्म करने के लिए बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचाया है। कहता है कि मैंने बहुत से लोगों की पिंकी फिंगर काटी है लेकिन मैं अब माफी मांगना चाहता हूँ। तभी वो अपने सभी बंदों को वहाँ इकट्ठा कर लेता है। वो उन्हें इकट्ठा करके कहता है कि मैंने जितने भी लोगों की उंगलियां काटी हैं उससे माफी मांगता हूँ और ये याकूजा गैंग मैं बंद कर रहा हूँ। लास्ट 77 फिंगर मेरी ही होगी। ये कहने के बाद वो अपनी पिंकी फिंगर काट देता है। के बाद याकूजा कहता है कि अब मुझे देख के बताओ कि मैं कैसा दिखाई देता हूँ। अभी नकोशी देखता है तो कहता है कि तुम नॉर्मल हो। उसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। कोशी अपनी कार में आकर जोर जोर से हंसने लगता है। उससे कि याकूजा बॉस सिर्फ अपने एक गिल्ट की वजह से बना था। वो हंसते हंसते बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। वो उसे अपने बचपन का भी हादसा याद आ गया तो वो भी माफी मांगता है। नेक्स्ट डे नकोशी अपना फेस वॉश कर रहा होता है, तभी उसे अपना एक हाथ रोबोट के जैसा दिखाई देता है। मिरर के अंदर अपने हाथ को ऐसा देखकर वो पूरी तरह से डर जाता है। कहने का मतलब याकूजा का अब रोबोट नकोशी के अंदर ट्रांसफर हो चुका है। उसके बाद वो मानवू से मिलता है बट वो उसे रोबोट वाला हाथ के बारे में वो मानवू को नहीं बताता। उसके बाद नकोशी की पावर को टेस्ट करने के लिए एक अजीब सी जगह पर जाते हैं। उस जगह का नाम है ब्रूसेरा। ये वो जगह है जहाँ पर लोग एंजॉय करते हैं। यहाँ तो नहीं बोल सकता, अपने आप समझ लो, लाइक एक कोठा। पहुँचते ही मानवू नकोशी से कहता है कि इन्हें देख के बताओ तुम्हें क्या दिखता है। अभी नकोशी देखता है कि इन सभी लड़कियों में से सिर्फ एक लड़की जो वो पीछे खड़ी है जिसका नंबर है 77, वो मुझे सैंड जैसी लिख रही है। इस लड़की का नाम होता है युकारी जो की अभी केवल 17 साल की है। उसकी बातें सुन के मानवू उसको शॉप के अंदर ही ले जाता है। जब नकोशी उसे शॉप के अंदर जाके देखता है तो उसे बहुत अजीबोगरीब तरीके से वो दिखाई देती है। कभी उसकी बॉडी टूट जाती है, कभी वो कहीं और से ही ग्रो करने लग जाती है। तो वो सैंड से इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि वो अपने रियल सेल्फ को जानती ही नहीं है। तक उसको सिर्फ उसके पेरेंट्स ने ही कंट्रोल किया। उसके पेरेंट्स ने उसे जो भी कहा उसने बिना कुछ बोले सब कुछ करके दिया। सिर्फ दूसरों के सहारे चलती है, उसका खुद का कोई पर्पस नहीं है। और अब तुम सोच रहे होगे वो लड़की इस जगह पर आखिर कर क्या रही है। वो यहाँ इसलिए आई है क्योंकि वो करना चाहती है। और दूसरी बात, जब उसके पेरेंट्स उसको फोर्स करते हैं किसी चीज के लिए, वो उन्हें सब सिखाने के लिए ये सब करती है। कोशी उस लड़की को वैसा देखकर वहाँ से उठ के बाहर चला जाता है। मानवू को उस लड़की के अंदर इंटरेस्ट हो जाता है, इसलिए वो नकोशी को भी उस लड़की के पीछे चल पड़ते हैं। वो डेली एक शॉप में जाती है और वहाँ जाकर वो एक सामान चोरी करके निकल जाती है। मानवू एक प्लान बनाता है कि वो उसके डेली रूटीन को ब्रेक कर देंगे, तब मैं उसके पास जाऊंगा, बस तुम उसको देखते रहो और जब उसकी सैंड पिघलने लगे तो मुझे इशारा कर देना। एंड तभी मानवू शॉपकीपर के पास जाता है और कहता है कि वहाँ पर एक आदमी खड़ा है जो कि चोरियां कर रहा है। एंड तभी वो शॉपकीपर नकोशी को पकड़ लेता है। जब वो शॉपकीपर उसकी जेब चेक कराने को कहता है तो युकारी डर जाती है, इसके कारण वो पिघलना शुरू हो जाती है। तभी नकोशी अपना सर खुजाने लगता है। देखकर मानवू समझ जाता है कि वो पिघलने लगी है। तभी युकारी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, तभी मानवू उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट के ऊपर चलोगे। डेली सामान चुरा के चली जाती थी लेकिन आज उसका पैटर्न ब्रेक हो चुका है, इसलिए वो काफी डरने लगती है। इसलिए वो मानवू के साथ वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद वो एक कॉफी शॉप में जाते हैं। वहाँ पर नकोशी भी पहुँच जाता है जो कि उनको छुप कर देख रहा होता है। और तभी नकोशी को मानवू पानी की तरह दिखता है और युकारी एक सैंड की तरह। मानवू युकारी से बातें करते करते उसे
लिए मना लेता है। कॉफी शॉप के अंदर तो मानवू बहुत कुछ बोलता है उस लड़की को कि मुझे बहुत तरीके आते हैं, बट जब प्रैक्टिकल की बात आती है तो वहाँ से वो भाग जाता है। रुक, पकड़ मारो जो पकड़ भोसड़ी पकड़ ले बहन के लौड़े रुक तेरी बहन ले मादर। जब वो वहाँ से भागता है तो पीछे नकोशी भी वहीं खड़ा होता है। वो देखता है कि युकारी अचानक से बेहोश हो जाती है। अब वो उसे अपनी कार में बिठाकर वहाँ से ले जाता है, उसे उसके घर तक छोड़ देता है और वो वहाँ से निकल जाता है। हमें यहाँ से पता चलता है कि युकारी के पेरेंट्स काफी स्ट्रिक्ट हैं। वो अपने घर के बाथरूम में जाती है और अपने लेफ्ट पैर के ऊपर कट लगा के वहाँ से खून निकाल के खुद पीती है। बस यही उसकी एक अजीब सी आदत है, बट ये तो कुछ भी नहीं है जो हमारा नकोशी है। बेड करने के बाद वो अपना चाट जाता है। जब वो अपनी कार में होता है तो वो नोटिस करता है कि युकारी का फोन यहीं पर रह गया है। युकारी ने अपनी डायरी के अंदर लिखा होता है, जब मैं तुम्हारे साथ सब कर लूंगी तो एक हो जाऊंगी। उसने बहुत सारे लव और के बारे में लिखा होता है। इतना कुछ पढ़ने के बाद नकोशी वहाँ से निकल जाता है और उस लड़की के घर तक पहुँच जाता है। देखता है कि युकारी अपनी बालकनी में खड़ी होती है, सीधा बालकनी से नीचे छलांग लगा देती है। जब वो अपनी एक आंख बंद करके देखता है तो उससे बहुत क्रीपी सी सैंड में दिखती है। नकोशी खिड़की से उसे फोन पकड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फोन बिना पकड़े ही उसकी कार में आके सीधा बैठ जाती है। युकारी कहती है चलो यहाँ से कहीं और चलते हैं। कोशी को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए फिर भी वो कार चला के वहाँ से निकल जाते हैं। बट अब युकारी का तो कुछ और ही करने का प्लान था। जब नकोशी अपनी एक आंख बंद करके देखता है तो उसे कुछ और ही दिखता है। तभी नकोशी उसे टच करने की कोशिश करता है, बट उसे कुछ फील नहीं होता। उसके बाद वो अपनी कार को सीधा युकारी के घर के पास जाके खड़ा कर देता है। तभी वो युकारी से कहता है क्या अब हम शुरू करें। सुनकर युकारी डर जाती है और कार से बाहर निकलने की कोशिश करती है। कोशी अब समझ चुका है कि उसे अब कैसे फील कराना है। वो अपना रोबोट वाला हाथ को यूज करना शुरू कर देता है तो उसको सब कुछ फील होना शुरू हो जाता है। जब वो रोबोट वाला हाथ उसके ऊपर रखता है तो वो पहले जैसे नॉर्मल होनी शुरू हो जाती है। युकारी अभी भी डर रही थी क्योंकि वो उसके घर के बाहर खड़ा था। वो नकोशी को तभी पकड़ लेती है। कोशी कहता है कि तुम्हारे अंदर तो कोई फीलिंग ही नहीं थी ना। अभी वो गुस्सा करने लग जाती है और वो कहते हैं कि मुझे यहाँ से जाने दो। बट नकोशी तो फिर भी उसे छोड़ता नहीं है, तो उसके साथ वो जबरदस्ती करना शुरू करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी इस फॉर्म को खत्म कर दूंगा। नकोशी फिर भी करने की कोशिश करता रहता है। कोशी फील कर लेता है कि उसे लेफ्ट साइड की पैर की फैटिस है। जहाँ पर वो कट लगाकर अपना खून पीती थी वहाँ पर नकोशी जोर से काट लेता है। धीरे धीरे वो बिल्कुल नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। इसके कारण वो अपने सारे इमोशन बाहर शो करने लग जाती है। सब कुछ करने के बाद फिर वो उस कार से निकलती है और अपने घर में चली जाती है। इससे नकोशी अपना एक आंख बंद करके देखता है कि उसका लेफ्ट हैंड अभी भी रोबोट जैसा है। ये रोबोट वाला हाथ मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। अभी वो अपने लेफ्ट पैर के ऊपर हाथ रखता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो एक सैंड की फॉर्म ले चुका है। मतलब कि युकारी का जो सैंड फॉर्म था अब नकोशी के अंदर चला गया। इसे देखकर नकोशी जोर जोर से हंसने लग जाता है कि मैंने फिर से वही गलती कर दी। इस लड़की का हिमोंक्लस भी मेरे अंदर ट्रांसफर हो गया और हंसते हंसते वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नकोशी होमलेस लोगों के साथ पार्क में बैठा होता है। तब उसे याद आता कि जब वो बैंक में काम करता था तो यहाँ पार्क में एक आदमी आके बैठता था बेंच पे। वो हमेशा एक बुक पढ़ता रहता था। जब से यहाँ आया हूँ मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा। सब बातें वो केन से पूछ रहा होता है। वो कहता है कि वो भी यहीं रहता था, उसका टेंट भी आसपास ही कहीं होगा। एंड नकोशी उसके तंबू के पास पहुँच जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि वो काफी टाइम से आया ही नहीं। जब वो टेंट के अंदर पहुँचता है तो उसे एक बुक मिलती है। वो आदमी अक्सर उसे पढ़ता रहता था। जैसे ही नकोशी उसे खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। बिकॉज उस बुक के अंदर उसकी फैमिली की फोटोज थी। जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले कहा था, कोशी एक बैंक में काम करता था और उस कंपनी का नाम था यामासन सिक्योरिटी और वो बुक वाला आदमी इसी कंपनी में काम करता था। नकोशी की वजह से वो कंपनी बंद हो चुकी है। इस वजह से इस आदमी की भी जॉब चली गई और पैसे ना होने की वजह से इसके वाइफ और बच्चे इसे सभी हेट करने लगे। इसलिए वो इस पार्क में रहने लगा। इसलिए वो हमेशा अपनी फैमिली की फोटो देखता रहता था। कोशी उसकी फैमिली फोटो देख के रोने लग जाता है। बिकॉज ये सब उसी की वजह से हुआ था। एंड जब वो स्ट्रीट के ऊपर लोगों के हिमोंक्लस देख रहा होता है भी उसके पास मानवू का कॉल आता है और वो कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है। जब नकोशी वहाँ पहुँच जाता है तो वहाँ पे मानवू उसे बाकी के 4 लाख यन देता है। नकोशी कहता है कि आज तो सिर्फ 7 दिन हुए हैं, तुमने तो कहा था ये एक्सपेरिमेंट 10 दिनों तक चलेगा। मानवू कहता है हाँ मैं ये एक्सपेरिमेंट को यहीं बंद कर रहा हूँ। सुनने के बाद नकोशी को गुस्सा आता है। वो कहता है कि अभी तो एक्सपेरिमेंट आधा अधूरा हुआ है और तुम इसको पहले ही बंद कर रहे हो। मानवू कहता है कि मैंने तुम्हारे पैसे दे दिए हैं, तुम्हें वैसे भी पैसों से मतलब था, तो तुम अपना काम से काम रखो और इस एक्सपेरिमेंट को मैं यहीं रोक रहा हूँ। नकोशी कहता है कि तुम फिर से भाग रहे हो जैसा तुमने उस लड़की के साथ किया था। इसका मतलब ये युकारी की बात कर रहा है। तो ठीक है, तो तुम यही चाहते हो तो पहले मुझे वो बताओ कि मैं जो होमोंक्लस देखता हूँ वो क्या चीज है।
अभी मानवू कहता है कि ये सब एक इल्यूजन है और कुछ नहीं, ये कुछ भी रियल नहीं है, मैंने तो बस तुम्हारे साथ एक्सपेरिमेंट किया। इस चीज को कहते हैं प्लेसबो इफेक्ट। इस चीज से किसी भी इंसान को कुछ भी बिलीव कराया जा सकता है, जैसे कि वो मॉन्स्टर देख रहा है या उसके सर में छेद है। नकोशी कहता है तो अच्छा ऐसी बात है, तो तुमने मेरे सर में छेद करने की तो जरूरत ही नहीं थी। अगर तुमको मुझे इमेजिनेशन ही करवानी थी, तुमने तो बस मुझे यकीन दिलाना था कि तुमने मेरे सर में छेद किया है। तभी मानवू कहता है कि मिस्टर नकोशी, क्या तुमको सच में लगता है कि तुम्हारे सर में कोई छेद भी है? ये सुनने के बाद नकोशी अपनी तुरंत कैप निकाल कर कहता है कि हाँ, मेरे सर में छेद है, ये देखो। अगर तुम्हारा एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया है तो इन पैसों का यूज करके तुम मेरा वापस से ये छेद बंद करो। इतना कुछ कहने के बाद मानवू हाँ कर देता है। वो उसका ऑपरेशन करने वाला आता है तो नकोशी उसका हिमोंक्लस देखने की कोशिश करता है। सिर्फ वो पानी की फॉर्म में तो दिख ही रहा है, तो लेकिन उस पानी की फॉर्म में एक फिश भी दिख रही है। मानवू से इंजेक्शन लगाने वाला होता है। तभी नकोशी कहता है कि क्या तुम अपने हिमोंक्लस के बारे में नहीं जानना चाहोगे? तुम कैसे मॉन्स्टर हो? तभी नकोशी उसे बताता है कि तुम एक पानी की फॉर्म में बने हुए हो, बिल्कुल एक साफ पानी। जब मैंने तुमको पहली बार देखा था तुम मुझे इनविजिबल लग रहे थे, बट तुम जब भी नर्वस होते हो तो उस पानी के अंदर बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिससे तुम्हारा पूरा फेस दिखने लगता है। कभी वो पानी बाहर भी गिरना शुरू हो जाता है। एंड तभी नकोशी को उसका चेहरा पूरी तरह दिखना शुरू होता है। अब मानवू का वाटर फॉर्म पूरा उसके बाप का शेप ले चुका है। उसकी बॉडी से सारा पानी लीक होना शुरू हो जाता है। नकोशी कहता है तुम इस हालत में सर्जरी कैसे करोगे? सुनते ही मानवू के हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं। एंड तभी नकोशी अचानक से उसके हाथ पकड़ लेता है। मेरे से बच नहीं सकते, मेरे सर में जो छेद है यही हम दोनों को कनेक्ट करता है। तो वो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उसके हाथ भी कांप रहे थे, तो उसने ये सर्जरी करना ड्रॉप कर दिया। तभी नकोशी कहता है कि मेरी तुम सीधी आंख को सील क्यों नहीं देते? तभी वो उसकी सीधी आंख को सील भी देता है। मानवू कहता है तुम आखिर ऐसा करके साबित क्या करना चाहते हो? मुझे तो ऐसा लगता था कि तुमको हिमोंकली देखना पसंद ही नहीं है। कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे अंदर वो हिमोंकली ट्रांसफर हो गया? तभी नकोशी कहता है कि मेरे कहने के ऊपर उस याकुजा ने अपनी फिंगर काट ली थी और उस लड़की के साथ मैंने किया था। तभी मानवू कहता है कि ना ही मैं अपनी उंगली काटूंगा और ना ही तुम्हारे साथ करूंगा। कौन दोस्त है कौन चोदू समझ में नहीं आता है। एक नंबर ऐसा है जिसपे सानिया ने। तभी नकोशी नोटिस करता है कि मानवू की वो फिश गायब हो चुकी है। नकोशी कहता है कि तुम्हारा हिमोंक्लस तुम्हारे डैड की शेप में वाटर फॉर्म नहीं है, ये तो सिर्फ एक फ्रंट गेट की तरह है, तुम मुझसे कुछ और भी छुपा रहे हो। तभी नकोशी ढूंढता है और उसे पता चलता है कि वो फिश गायब नहीं हुई है, बस वो छोटी हो चुकी है। तभी मानवू का फोन बजने लग जाता है और नकोशी उस फोन को उठा लेता है। जैसे वो हेलो बोलता है तो कॉल के ऊपर कोई लड़की थी। वो तुरंत कॉल को काट देती है। तभी नकोशी मानवू से पूछने लग जाता है कि आखिर ये लड़की कौन थी, मुझसे ऐसा क्या छुपा रहे हो? उसके बाद वो उसको फोन को देखता है जो कि लड़कियों की तरह था। तभी नकोशी नोटिस करता है कि मानवू लड़कियों की तरह अपना सेटअप करता है, मतलब की रिंग्स वगैरह, कान में बालियां और फैशन सेंस भी। नकोशी भी वैसा करने लग जाता है जैसे युकारी ने उसके साथ किया था। तभी नकोशी अपना अंगूठा काटता है और अपना ब्लड निकाल कर उसके लिप्स के ऊपर लगा देता है और तुरंत उसे किस कर लेता है, जिस वजह से उसका पूरा चेहरा किसी इंसान की तरह बनने लगता है। बहनचोद। नकोशी उससे पूछता है कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए तुमने मुझसे ही क्यों पूछा? मानवू उसके सवालों से परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम उस गाड़ी में क्यों रह रहे थे? तुम्हारे जैसे इंसान के पास इतनी अच्छी पोस्ट थी, इतना अच्छे बैंक में तुम्हारी नौकरी थी, फिर भी वो तुमने रिजाइन क्यों किया? ये तो कुछ भी नहीं। और तुमने प्लास्टिक सर्जरी क्यों करवाई? ये सुनने के बाद नकोशी एकदम से चौंक जाता है। इन सब के बारे में तुमको कैसे पता? तभी हमें यह रिवील होता है कि नकोशी ने अपने पूरे चेहरे के ऊपर प्लास्टिक सर्जरी करवाई होती है। मानवू कहता है कि तुम्हारा इतना कितना का चेहरा खराब था कि तुमको इतना कुछ करवाना पड़ा। तुम बस एक झूठे हो, तुमने अपने आप से भी झूठ बोला हुआ है, तुम्हारा चेहरा फेक है, तुम्हारा मनी, तुम्हारा हर एक चीज झूठी है। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारी एज क्या थी जब तुमने अपनी वर्जिनिटी दूर की थी? अभी नकोशी कहता है कि जब मैं 19 साल का था तब मैंने किया था। मतलब कि जब तूने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली तभी तुमको किसी लड़की ने भाव दिया था। मैंने सही कहा ना नकोशी? इतना कुछ सुनने के बाद नकोशी को खुद की ही सेल्फ का एक क्लोन दिखने लगता है जो उससे बातें कर रहा होता है। उसकी कन्वर्सेशन इतनी आगे बढ़ जाती है, वो तुरंत ब्लेड उठाकर वो सिली हुई आंख के धागे तोड़ देता है, अपनी आंखें खोल लेता है। ये सब होने के बाद नकोशी मानवू को गले लगा लेता है और उसके कान में कहता है कि तुम भी हिमोंक्लस देख सकते हो ना? नकोशी कहता है कि जब हम बात कर रहे थे तो तुमने मुझे डीप फ्राई के शेप में देखा था ना, यही मेरा हिमोंकली है। मानवू कहता है कि नहीं, ये तो मुझे बस ऐसे लगा कि जैसे तुम वो हो। नकोशी कहता है मेन बात तो ये है कि तुम उसे देख नहीं सकते, मतलब कि तुम फील कर सकते हो। कहने का मतलब कि हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। हाँ, एक बात मैं क्लियर कर दूं,
मानवू को हिमोंकली नहीं दिखाई देते। बेसिकली हिमोंकलस वो होता है जो लोगों के अंदर दिखता है, जो उनकी छवि होती है। वैसे ही मानवू ने भी नकोशी को देखकर ऐसे अपने मन में छवि बनाई कि ये आदमी इस तरह लगता है। तभी मानवू के फादर का फोन आ जाता है, वो उससे मिलने के लिए बुलाते हैं। वो दोनों बैठ के कार में निकल जाते हैं और ईतो अपना पूरी तरह से हुलिया चेंज करने लग जाता है। वो अपनी सारी अंगूठियां, वालियां वगैरह निकाल देता है और एक विग पहन लेता है और अब वो कुछ ऐसा दिखने लगा। अभी उसके फादर अस्पताल में एडमिट हैं, उनकी तबीयत अभी खराब है और वो उससे मिलने जाता है। मानवू का फादर कहता है कि ये बुक्स देखो, ये मुझे तुम्हारे रूम से मिली हैं। क्या तुम अब प्लास्टिक सर्जरी के बारे में पढ़ रहे हो? ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वो अपने हॉस्पिटल में इसे न्यूरो सर्जन बनाना चाहते हैं। मानवू कहता है हाँ, मुझे ह्यूमंस की पूरी बॉडी के बारे में जानना है, इसके अंदर प्लास्टिक सर्जरी भी आती है। सुनते ही उसके फादर गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैं ऐसे इंसान को तो डॉक्टर मान ही नहीं सकता, जो इंसान बीमार है भी नहीं, उसके ऊपर प्लास्टिक सर्जरी करना ये तो बेकार है। डॉक्टर का काम होता है कि किसी की जान बचाना, ना कि उसे मॉडल बनाना। मानवू कहता है कि मुझे डॉक्टर से ज्यादा ह्यूमंस में इंटरेस्ट है। उसके बाद नकोशी मानवू को उसके घर छोड़कर अपने पुराने अड्डे के ऊपर चला जाता है। वो वहाँ पर बैठा बस यही सोच रहा होता है कि प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद सभी लोग मुझे अलग नजरिए से देखने लगे। मुझे अभी भी लगता है कि मुझे कुछ फील नहीं होता। नकोशी कहता है जैसे मैंने अपनी बॉडी चेंज कराकर खुद से झूठ बोला, वैसे ही वो भी अपनी बॉडी ना चेंज कराकर खुद से झूठ बोल रहा है। अगले दिन नकोशी मानवू को एक होटल में ले जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, मेरे पीछे आओ। वहाँ ले जाकर वो उसे लड़कियों के कपड़े देता है। वो कहता है कि तुम इन्हें पहन लो। ये सुनकर मानवू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुमने मुझे ये सब करने के लिए बुलाया? तो नकोशी कहता है हाँ, बस मैं तुमको सुंदर बनाना चाहता हूँ और कुछ नहीं। तभी मानवू कहता है कि नकोशी, मैंने तो पहले तुमसे बताया है कि मैं कोई गे नहीं हूँ, ना ही मैं कोई कॉस्प्ले करने वाला, तो मैं इन्हें नहीं पहनूंगा। तभी नकोशी कहता है कि मैंने तुम्हारे दिए हुए सारे पैसे इनके ऊपर लगा दिए, तो प्लीज मेरी तुम बात मान लो और इन्हें पहन लो। सुनने के बाद मानवू शौक हो जाता है। वो कहता है कि तुमने सारे पैसे इसके अंदर खत्म कर दिए। उसके बाद मानवू हाँ कर देता है और वो कपड़े को पहन लेता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, नकोशी ने मानवू के उस हिमोंकलस का पता लगा लिया। मतलब कि मानवू है तो लड़का, बट उसके अंदर फीलिंग लड़कियों वाली है। मतलब कि वो अंदर से एक लड़की है और वो सोसाइटी के कारण, इस डर के कारण वो अपनाने को डरता है। कोशी मानवू को ऐसे लड़की बने देख कहता है कि तुम अब काफी अच्छे लग रहे हो, चलो अब तुम मेरे साथ एक डिनर डेट के ऊपर चलोगी। मानवू कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं ऐसे बन के कहाँ बाहर, वो भी तुम्हारे साथ जाऊंगा? क्या मैं पागल हूँ? तभी नकोशी कहता है तो सिर्फ एक ड्रिंक की तो बात है, उसके बाद तुम जा सकते हो। वो बाहर जाते हैं तो उसे देख लोग हंसने लग जाते हैं। मानवू को थोड़ा इनबैरेस्ड फील हो रहा था, लेकिन वो फिर भी उसके साथ रहता है। उसके बाद वो दोनों टेबल के ऊपर बैठ जाते हैं और एक वेटर उनके लिए ड्रिंक लेके भी आता है। मानवू को शर्म आ रही होती है, लेकिन वो ड्रिंक देखते ही जल्दी से पी लेता है। लड़कियों की तरह वो अपने बालों को भी झटकता है। वहाँ बैठा मानवू कहता है कि तुम्हें ये बेकार सी विग मिली, इसीलिए लोग मुझे देख देख हंस रहे हैं। नकोशी कहता है कि तुम लोगों को अवॉइड क्यों करते हो? तुम उनसे आंखें क्यों नहीं मिला पाते हो? तुम्हारे बालों को कोई नहीं देख रहा, तुम उनकी आंखों में आंखें मिलाकर उन्हें फोर्स करो। फिर मानवू कहता है कि क्या मिस्टर नकोशी आप अपनी बातें कर रहे हैं? तुम खुद दूसरों की नजरों से भागते हो और तुम मुझे कह रहे हो कि आपने प्लास्टिक सर्जरी कराने से पहले खुद को देखा था? तुमने ये प्लास्टिक सर्जरी आखिर करवाई ही क्यों? के साथ ऐसा हुआ क्या था? ये सुनते ही नकोशी थोड़ा घबरा जाता है। नकोशी कहता है कि अब तो मुझे भी याद नहीं है मेरा चेहरा पहले कैसे दिखता था। सुन के मानवू थोड़ा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आप पहले पुरानी फोटो भी तो देख सकते हो। नकोशी कहता है प्लास्टिक सर्जरी कराने से पहले मैंने अपनी सारी फोटोज को डिस्ट्रॉय कर दिया था, बिकॉज मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरी सारी सर्जरी के बारे किसी को पता न चले। मानवू कहता है तो अब हम दोनों का क्लियर है, तुमने मेरा हिमोंकली देखा और तुमने मुझे लड़कियों के कपड़े पहनाए, इसलिए था क्योंकि मैं अपना सेल्फ जान सकूं। आई एम राइट? नकोशी, तुम्हें जो भी हिमोंकलस दिखते हैं वो तुम्हारे बस मन का वहम है और कुछ नहीं, से दूसरों का कोई भी लेना देना नहीं है। सुन के तभी नकोशी कहता है अगर तुमको लगता है कि हिमोंकलस का मेरा कोई लेना देना नहीं है तो बताओ मुझे उस गप्पी के बारे में क्या? हमने पहले देखा भी था, मानवू के अंदर एक छोटी फिश भी थी। कोशी कहता है कि क्या तुमने पहले गप्पी फिश को पाला था? सुन के मानवू को सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये फिश की बात कहाँ से आ गई। तभी नकोशी उसकी ड्राइंग बनाकर कहता है ये रही गप्पी, देखो। मानवू उस ड्राइंग को देख ऐसा बोलता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने मेरे हिमोंकलस वाली बात पूरी छुपाई ही क्यों? मानवू कहता है ये बस तुम्हारे मन का वहम है। और फिर क्या हो गया, मेरे पास गप्पी है तो? मानवू उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है और नकोशी कहता है कि मैंने भी पहले कभी कोई गप्पी नहीं पाली, ये मुझे क्यों दिखाई दे रही थी? तभी मानवू कहता है जैसे तुम अपना चेहरे के बारे में भूल गए, शायद तुम इसके बारे में भूल चुके हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है तुम्हारे फादर ने उसे फेंक दिया हो। ये सुन के नकोशी समझ जाता है कि मानवू अपने पास्ट के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि हम तो जानते हैं नकोशी का तो कोई फादर है ही नहीं, उसने खुद ने ही तो बताया था। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नकोशी अपनी कार में पहुँच जाता है
और मानवू अपने फादर के पास यहाँ पर उसने न्यू फिशेस खरीदी हैं और अपने फादर के रूम में रख देता है और उसकी तारीफ करने लग जाता है। मानवू अपने फादर से कहता है सिएस्टा क्यूट है ना। नाम सुनते ही उसके फादर के पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं। तभी उनके हाथ से उसकी फोटो एल्बम नीचे गिर जाती है। मानवू उस फोटो एल्बम को उठाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये उसकी ही एल्बम है। देखता है कि उन फोटोज के अंदर एक छोटी लड़की है। मानवू अपने पिता से पूछता है कि पापा ये छोटी बच्ची कौन है। उसके फादर कहते हैं बेटा ये तुम ही हो। ये कहते ही उसके फादर उससे माफी मांगने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास एक गपी फिश होती थी। यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था जब ही तो छोटा बच्चा था उनके पास एक गपी फिश थी जिसका नाम था सिएस्टा। उसके साथ दिन भर खेलता था और उसके फादर भी बहुत ज्यादा खुश थे। बट एक दिन मानवू अपने फादर के सामने लड़कियों वाले कपड़े पहनकर पहुंच जाता है। स्टार्टिंग में तो उसके फादर उसे देखकर कुछ नहीं कहते बट देखते ही देखते मानवू ऐसा काम डेली करने लग जाता है। सिएस्टा को देखकर मोटिवेट हो रहा होता है। उसके मन में सिर्फ ये चलता था कि उसे लड़कियों की तरह सजना है। ये चीज उसके फादर को बिल्कुल पसंद नहीं आती। आखिर मेरा बेटा ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, इसलिए वो इस फसाद की जड़ को यहीं खत्म करने का सोचते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा, वही गपी फिश को देखकर वो मोटिवेट होता था। यहाँ उसके फादर उस फिश को ही मार डालते हैं और उसका इल्जाम उसकी बिल्ली के ऊपर लगा देते हैं। उसके बाद मानवू को हमेशा एक लड़की की तरह ही रखा गया। ये बहुत पुरानी बात है, जब मानवू छोटा था इसलिए उसे ये चीजें याद नहीं है। तो ही मानवू जोर जोर से रोने लग जाता है। दूसरी तरफ हम नकोशी को देखते हैं जो कि अपना ट्रॉमा याद करने की कोशिश कर रहा होता है। प्लास्टिक सर्जरी करवाने से पहले आखिरकार उसके साथ ऐसा क्या हुआ था। वो कहता है कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है ये सब कुछ पता करने के लिए। वो कहता है कि हिमोंकली। अभी वो जाकर सभी लोगों के हिमोंकली देखना शुरू कर देता है। वो ये सब इसलिए करता है ताकि उसके जैसे हिमोंकली उसको दिख जाए, इससे उसको अपना पुराना चेहरा याद आ जाए। जब वो ढूंढ रहा होता है तभी उसको एक गंदी सी स्मेल आती है। गंदी स्मेल वहाँ शूज पड़े होते हैं उसके अंदर से आ रही होती है और वो उन्हें सूंघना शुरू कर देता है। वो सूंघ रहा होता है तभी उसे याद आ जाता है कि उसने अपनी एक फोटो अपने शूज के अंदर छुपाई थी। तुरंत भागकर अपनी कार के पास जाता है। अपने सारे जूतों के अंदर वो चेक करने लग जाता है। फाइनली उसे अपनी फोटो मिल भी जाती है। तो वो देखते ही वो काफी मायूस हो जाता है। उसी ने जैसा सोचा था उसके अंदर वैसा कुछ भी नहीं था। उसे ना ही कोई ट्रॉमा था और ना ही कोई फ्रस्ट्रेशन, मतलब कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। असल में उसकी लाइफ बोरिंग चल रही थी, इसलिए उसने सोचा कि अगर वो चेहरा बदल लेगा तो शायद मेरे पास कुछ लोग आएंगे मुझसे बातें करने के लिए। ऐसा भी कह सकते हैं कि वो काफी ओवर थिंकिंग करता था, इसलिए वो कभी किसी के साथ बातें करने गया ही नहीं। जब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो उसने अपना सारा ब्लेम अपने फेस के ऊपर डाल दिया। मेरा चेहरा ही इतना गंदा है कि लोग मुझे देखते ही नहीं, इसलिए उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई ताकि लोग उसे देखें। फेस चेंज कराने के बाद उसके कुछ दोस्त भी बने, लेकिन फिर भी थोड़ी देर बाद वो पहले जैसा हो गया। बट उस टाइम पर भी एक लड़की थी, उसने उसकी तरफ देखा था। जब वो लड़की के बारे में सोच ही रहा था तभी वहाँ पर मानवू आ जाता है और उसे आकर 2 लाख यन देता है। इसके बाद वो दोनों पार्क में टहलने लगते हैं। मानवू नकोशी को सारी बातें बता देता है जो कि उसकी फादर ने कही थी और अब मैं सब कुछ अपनी मर्जी से करना चाहूंगा। तभी मानवू कहता है कि नकोशी अब मुझे देख के बताओ कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। नकोशी कहता है कि तुम्हारा हिमोंकली अभी भी पूरी तरह से गायब नहीं हुआ, जैसे तुम खुद को अपनाओगे तुम्हारा हिमोंकली भी चला जाएगा। तभी मानवू नकोशी से कहता है कि तुमने प्लास्टिक सर्जरी क्यों करवाई और तुम कार में क्यों रहते हो। तभी नकोशी अपनी पुरानी फोटो निकालता है और मानवू को दिखाने लग जाता है। मानवू फोटो को देखकर कहता है कि जितना मैंने गंदा सोचा था तुम तो उसने ज्यादा गंदे तो नहीं हो। नकोशी कहता है कि मैं एक बोरिंग इंसान था, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। असल में मेरे अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता था और मुझे कोई देखना भी नहीं चाहता था, इसलिए मैंने करवाया। कुछ ठीक था बट मैं अब पहले जैसे अपने फेस में जा रहा हूँ वापस। एक टाइम था सर्जरी कराने से 1 महीने पहले मुझे एक लड़की मिली थी जिसने मेरे उस अगली चेहरे को भी देखा था और उसने मुझसे बात भी की थी। वो बहुत अच्छी लड़की थी। उसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और नकोशी अपने कार में जाकर सो जाता है। जब सुबह होती है नकोशी अपनी कार से बाहर निकलता है। जहाँ वो जैसे ही अपनी राइट आइज को बंद करके अपना हिमोंकली देखने की कोशिश करता है, वो देखता है कि उसका रोबोटिक आर्म गायब हो चुका है। हमें पता चलता है कि नकोशी की हिमोंकली देखने की एबिलिटी चली गई है। वो आसपास के सभी लोगों को देखने लग जाता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। भागता भागता काफी लोगों को देखता है लेकिन उसे फिर भी कुछ नहीं दिखता। नकोशी कहता है अगर ये हिमोंकली चला गया तो इस झूठी दुनिया में मैं फंस के रह जाऊंगा। उसके बाद नकोशी मानवू के पास जाता है और उसे बताता है कि जो तुमने मेरे सर में होल किया था अब वो बंद हो चुका है, इसलिए मुझे हिमोंकलिस नहीं दिखाई दे रहे। मैं चाहता हूँ कि तुम इस होल को दोबारा से ड्रिल करो। सुनते ही मानवू चौंक जाता है। अभी मानवू कहता है अब मैं नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। लेकिन जैसे तैसे नकोशी मानवू को मना लेता है। उसके बाद मानवू उसके सर में छेद कर देता है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसकी स्किन फिर से वापस आ चुकी थी।
ऑपरेशन हो जाता है तो नकोशी तुरंत अपनी आईज बंद करके देखता है कि उसे कुछ दिखता है कि नहीं, बट उसे फिर भी कुछ नहीं दिखाई देता। तभी वो कहता है कि मुझे अभी भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मानव कहता है कि अभी ऑपरेशन हुआ है, शायद इसलिए, शायद थोड़ी देर में तुमको सब कुछ दिखाई देने लग जाएगा। मुझे तो लगता है वैसे भी सर में छेद करने से कोई सिक्स सेंस आईज ओपन नहीं होती, ये तो तुम्हारी बस एक इमेजिनेशन है और कुछ नहीं। बट नकोशी तो फिर भी नहीं मानता, वो उठ के वहाँ से चला जाता है। जब वो चाय पी रहा होता है तो उसके माइंड में चलता है कि ये होल काफी छोटा है, मुझे इसको बड़ा करना पड़ेगा। जब वो अपनी कार के अंदर वापस जा रहा होता है तो उसे रास्ते में एक लड़की दिखाई देती है। वो उसे देखकर कहता है इस लड़की को कहीं तो मैंने देखा है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। कहने का मतलब जब नकोशी बैंक में जॉब करता था तो वो भी कई सारी लड़कियों के साथ सोता होता था, हर रोज एक न्यू मतलब एयाशी वगैरह करता था। जब वो आंख बंद करके उस लड़की को देखता है तो उस लड़की के अंदर कुछ और ही लड़की दिखाई देती है। जब उसे नॉर्मली देखता है तो वो पहले जैसे सिंपल लड़की दिखाई देती है। वो किसी दूसरे आदमी को देखने की कोशिश करता है, शायद उसका भी हिमोंक्लस दिख जाए, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। अब उसे सिर्फ वही लड़की हिमोंक्लस में दिखाई देती है। तभी वो मानव के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि मुझे सिर्फ एक लड़की दिखाई दे रही है जो हिमोंक्लस में है, इसलिए अब तुम्हें मेरे सर का छेद थोड़ा बड़ा करना होगा। तभी नकोशी को टेबल के ऊपर एक फोटो दिखाई देती है। उस फोटो को देख कर नकोशी कहता है ये खुद से अपने सर में छेद कर रहा है। मानव कहता है हाँ, इसे सेल्फ ट्रैपिनेशन कहते हैं। मानव कहता है तुम ऐसा करने की कभी सोचना भी मत, इससे अपनी जान का खतरा भी हो सकता है। कहता है हाँ मुझे पता है, इसलिए तुम करोगे। लेकिन नकोशी जब ये बोलता है तो मानव बहाने लगाकर वहाँ से चले जाता है। अभी उसे मानव के रूम में एक ट्रैपिनेशन का सारा सामान मिल जाता है। वो उस बॉक्स को उठाकर वहाँ से चला जाता है। वो उस बॉक्स को लेकर किसी सुनसान घर के अंदर वो चला जाता है। ट्रैपिनेशन के बारे में सब कुछ जानने के बाद वो शुरू हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो अपने स्कल के अंदर एक न्यू होल बनाएगा, ना कि पुराने वाले होल को बड़ा करेगा। उसके बाद वो पुराने होल के ऊपर एक थोड़े से बाल काट देता है, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा लेता है और फाइनली वो होल करने के लिए ड्रिल मशीन उठा लेता है। वो सोच रहा होता है अगर मैंने ज्यादा अंदर कर दिया तो मैं मर भी सकता हूँ। काफी देर सोचने के बाद नकोशी अपने सर में ड्रिल करना शुरू कर देता है। कि सर में न्यू होल तो बन जाता है बट उसका खून बहुत ज्यादा बह जाता है। वो अपने आप को सामने देखकर बहुत ही क्रीपी स्माइल करता है। उसके बाद वो अपना सारा खून साफ करके अपनी कार की ओर निकल जाता है, बट कार तक पहुंचने से पहले ही वो ब्लड लॉस होने के कारण बेहोश हो जाता है। और वहीं से वो लड़की भी जा रही होती है जिसका चेहरा बार बार चेंज होता रहता है। नकोशी को इस हालत में देखकर उसके पास पहुंच जाती है। वो कहती है कि क्या तुम ठीक हो? तभी नकोशी तुरंत खड़ा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ? तभी वो लड़की कहती है आप मिस्टर नकोशी हो ना? अब नकोशी को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं होता, इसलिए वो उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तभी वो कहती है मेरा नाम है माकिमुरा मियुकी। उसके बाद ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। नकोशी अपनी कार में जाकर सो जाता है और अगले दिन जब वो पार्क के अंदर बैठा होता है उसे पता चलता है कि मैं अब सब कुछ देख सकता हूँ। तभी वहाँ माकिमुरा आ जाती है। तुम्हारी तबीयत कैसी है? कल तुम बीमार थे ना? तभी नकोशी कहता है तुम्हारा नाम माकिमुरा नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो ना? वो कहती है हम आयागी पार्टी के अंदर मिले थे, मुझे वहाँ इनवाइट किया गया था और हमने साथ में डिनर किया था। बोलते समय ही उसका चेहरा बदल जाता है। इस बार उसका चेहरा बिल्कुल गायब हो जाता है। तभी नकोशी उसका चेहरा पकड़ के कहती है तुम खुद को भूल चुकी हो क्या? उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी माकिमुरा उसे जोर से धक्का देती है और वहाँ से भाग जाती है। नकोशी के होल के कारण उसके सर से खून निकलने लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। अभी उस पार्क से मानव भी जा रहा होता है तो वो देखता है कि नकोशी बेहोश है तो उसे उठाकर वो अपने घर पे ले आता है। जब नकोशी बेहोश होता है तो उस पार्टी के बारे में उसे सब कुछ याद आने लगता है। उसे याद आता है कि उस लड़की का नाम ननामी है, ना कि माकिमुरा। तभी वो अचानक से उठ जाता है और मानबू कहता है कि तुमने सेल्फ ट्रैपिनेशन क्यों किया? तभी नकोशी कहता है हाँ अब मैं फिर से हिमोंक्लिस देख सकता हूँ। तभी मानबू उस लड़की की फोटो दिखाता है जिसका नाम ननामी है। वो कहता है डेली वो हर किसी अलग मर्द के साथ जाती है और अपनी बॉडी को सेल करती है। मैंने इस लड़की का बैकग्राउंड पता करने की कोशिश की लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। बस इतना पता चला कि इसने भी तुम्हारी तरह प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है। कहीं यही लड़की वो तुम्हारी एक्स तो नहीं है ना? नकोशी ने तुम्हारा हिमोंकली देखा था, जो वो ननाको थी वो अलग अलग ड्राइंग पेपर के ऊपर करके लोगों का हिमोंकली बताती थी। नकोशी का हिमोंकलस उस लड़की ने एज ए क्लाउड के रूप में किया था। जब वो कार के अंदर सोच रहा था तभी वह ननामी आ जाती है। वो कहती है क्या तुम मुझे लिफ्ट दोगे? नकोशी उस लड़की से कहता है कि जब हम पार्टी में मिले थे क्या हम दोनों ने किया था या उससे अलावा कुछ और किया था? तभी वो लड़की कहती है हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। नकोशी ये सुनकर शौक हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि जब भी वो किसी लड़की के साथ गया है तो पैसों के दम के ऊपर उसने हर किसी के साथ किया है। चित के बाद वो सीधा अपने अपार्टमेंट के अंदर ले आती है। ननामी कहती है मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेके आती हूँ। नकोशी कहता है लेकिन तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हें सच में लगता है हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? तभी ननामी कहती है ऐसा कहना बंद करो, अगर तुमको मेरे साथ करना ही है तो बताओ तुम मुझे कितने पैसे दोगे? तभी नकोशी को याद आता है कि उस दिन क्या हुआ था। उस दिन ननामी ने उसे छूने तक भी नहीं दिया था। असल में नकोशी को पैसों का घमंड था, पैसों के दम पे वो किसी के साथ कुछ भी कर लेता था। तभी उसे बहुत ज्यादा बुरी स्मेल आनी शुरू हो जाती
आती है। स्मेल का पीछा करते हुए वो डस्टबिन से एक पेपर निकालता है। इस पेपर के ऊपर ब्लैक कैट की ड्राइंग बनी होती है जो कि ननामी ने बनाई थी। उसे याद आता है कि जब वो होटल में गए थे तो ननामी ने उसे छूने तक नहीं दिया था। जब वो सो रहा था तो उसका फेस उसने कैट जैसा बनाया था। वो उस ड्राइंग को देखकर समझ जाता है कि ये ननामी, कि ये कोई और नहीं है, ननाको ही है। कहती कौन ननाको? मैं ननाको नहीं हूँ। नकोशी कहता है कि अब मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने ऐसे ही बहुत सारे हिमोंक्लिस ड्रॉ किए हैं मेरे लिए। ननामी उसे कहती है तुम यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब वो कार के अंदर जाता है तो देखता है कि ननामी पहले ही उसकी कार में बैठी हुई है। वो कहती है क्या मुझे राइड दोगे? क्या तुम मेरा एक स्केच ड्रॉ करोगी? जो सुन के वो शौक हो जाती है, लेकिन वो फिर भी उसका स्केच ड्रॉ करती है, बट वो उसका नॉर्मल सा स्केच ड्रॉ कर देती है। नकोशी देखता है तो कहता है ये क्या है? मेरे मतलब था मेरा हिमोंकली ड्रॉ करो। वो ननामी कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। नकोशी कहता है लेकिन तुमने प्लास्टिक सर्जरी क्यों करवाई? कहती है कोई भी करवा सकता है, ये कुछ खास बड़ी बात नहीं है, बट तुम्हें किसी भी लड़की से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उस लड़की का चेहरा फिर से बदलने लगता है तो नकोशी समझ जाता है कि ये फिर से झूठ बोल रही है। तभी नकोशी कहता है जब मैंने ब्रेकअप किया था तभी मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। तभी वो लड़की कहती है लेकिन तुम तो ऐसे ही थे, तुमने कब चेंज करवाया? वो ये सब इसलिए कहता है क्योंकि उसे अभी भी ये ननाको ही लग रही है। बहुत ज्यादा गंदा दिखता था इसलिए मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई। स्कूल टाइम से ही मेरा लोग बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते थे मेरे चेहरे को लेकर, यहाँ तक कि मेरे फादर भी मुझे घिनौना कहते थे कि मेरा फेस बहुत ज्यादा गंदा है। फिर भी क्या हुआ, वो फिर भी मेरा बेटा ही रहेगा। नकोशी उस टाइम पे ये बातें नहीं समझ पाया और ये गिल्ट लेके साथ में चलता रहा। इसलिए उसने अच्छी नौकरी ढूंढी और पैसा कमाया और अपना फेस को चेंज करवाया ताकि लोग उसे देखे, उसे पहचाने। मुझे बहुत से लोग मिले, मेरे दोस्त भी बने, लेकिन वो मेरे पीछे नहीं, वो सिर्फ मेरे पैसों के पीछे थे। लोगों ने सिर्फ मेरी चीजों से प्यार किया, मुझे कभी भी नहीं किया। तब मैंने उस पार्टी में तुम्हें इनवाइट किया जब तुमने मेरा स्केच ड्रॉ किया था, इसमें मेरा चेहरा पिच ब्लैक था। बातें कर रहा होता है तभी नकोशी को उसका चेहरे के अंदर एक आदमी का चेहरा दिखाई देता है। वो कहता है इसके दांत बहुत ज्यादा गंदे हैं, इसकी आईज और नोज सब कुछ गंदी है और उसकी नाक के ऊपर एक तिल है। ये सुनते ही ननामी शौक हो जाती है और वो उसकी कार से उठ के बाहर निकल जाती है। तभी मिस्टर ताके भागते हुए नकोशी के पास आते हैं। वो उसे अपने साथ ले जाते हैं जहाँ वो देखता है कि मिस्टर रीता ने फांसी लगाकर अपनी जान ले ली है। अब उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो अपने गिल्ट को माफ नहीं कर पाए कि अब वो इतने सालों के बाद अपनी बेटी से कैसे मिलेंगे। इसे उसने छोटे होते ही अकेला छोड़ दिया था। चीजों को सोचते सोचते उन्होंने फांसी लगा के अपनी जान दे दी। ये देख कर नकोशी बिल्कुल सैड हो जाता है और वहाँ से वो भाग जाता है। वो भागते भागते कहता है कि मुझे भी ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर मैं वापस जा सकूँ, कोई मेरा भी इंतजार करता हो। भागते हुए अपनी कार के पास पहुंचता है तो फिर से ननामी उसके पास आ जाती है। वो कहती है क्या तुम मुझे फिर से राइड दे सकते हो? वो उसके साथ कार में जाने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ के होटल का एक आदमी उसे देख लेता है और उनका पीछा करने लग जाता है। उसके बाद जब वो ननामी के अपार्टमेंट तक पहुँच जाते हैं तब ननामी अपने अपार्टमेंट से 2 बैग को लेके आती है। उन बैग को नकोशी की गाड़ी में रख देती है और वहाँ से निकल जाते हैं। जब वो कार के अंदर बैठे होते हैं तो ननामी नकुजो से कहती है कि तुम ये सब कैसे देख लेते हो? नकोशी उसे बता देता है कि मैंने अपने सर में ड्रिल किया हुआ है जिसकी वजह से मुझे लोगों के अंदर के मॉन्स्टर दिख जाते हैं। उस चीज को हिमोंकलस कहते हैं। नामी भी इतो वाली बात बोलती है कि ये भी सब तुम्हारी इमेजिनेशन ही हो सकती है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। उसके बाद वो अपने सर के दोनों होल से भी दिखा देता है। वो देखता है कि ननामी फिर से फेसलेस बन चुकी है। नकोशी गाड़ी रोक देता है। वो इसलिए रोकता है, उसे लगता है कि अनमू ने कहा था कि शायद वो तुम्हारा फेस ही तो नहीं है, तो वो ध्यान से उसे देखने लग जाता है। वो देख रहा होता है तभी पीछे से दरवाजा खुल जाता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। नकोशी देखता है कि जो ननामी ने कार के अंदर बैग रखे थे वो अब बाहर खुल चुके हैं और अब उन दोनों बैगों में से बहुत सारे पैसे बाहर गिर गए हैं। देखकर नकोशी पूरी तरह से चौंक जाता है और ननामी बड़ी गंदे तरीके से वो सारे पैसे को इकट्ठा करने लग जाती है। उसे ऐसा करता देख नकोशी हंसने लग जाता है। इतने पैसे कहाँ से मिले? क्या तुमने अपनी बॉडी को सेल करके इतने पैसे कमाए हैं? इन पैसों के माया जाल से अभी तक बाहर नहीं निकली। इतना कुछ करने के बाद भी तुम ये सोच रही थी कि कोई तुम्हारे दिल को देखे? तुम्हारे जैसे इंसान का कौन ही दिल देखेगा जो सिर्फ झूठ पे विश्वास रखती है। बोलते ही ननामी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि चुप हो जाओ, जिस सच के बारे में तुम कह रहे हो वो सच तो कभी दुनिया में है ही नहीं। केवल वही है जिन्हें तुम अपनी आंखों से देख सकते हो। तुम सब मर्द एक जैसे हो, तुम सिर्फ मेरी बॉडी को देखते थे और कुछ भी नहीं। तुम दिल की बात कर रहे हो। मैंने सोचा था अगर मैं अपना चेहरा चेंज करा लूंगी तो मुझे लोग देखेंगे, बट ऐसा कोई इंसान नहीं था जो मेरी बॉडी के अलावा कभी मेरे दिल को देखे। ना ही मैंने कभी उनके दिल को देखा, मैंने सिर्फ उनके पैसे और उनकी चीजों की ओर देखा। नकोशी उसे पकड़ कर कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। एक आदमी था जिसका तुमने दिल देखा था और उसने तुम्हारा दिल देखा था। वो आदमी बहुत बदसूरत था और उसकी नाक पर एक तिल था। के गंदे से दांत थे, लेकिन तुमने फिर भी उसके दिल को देखा, उसकी शक्ल को नहीं।
तब उसे पता चलता है कि वो बदसूरत दिखने वाला आदमी कोई और नहीं, वो खुद नकोशी ही था। जब उसकी प्लास्टिक सर्जरी नहीं हुई थी वो ऐसा ही दिखता था। तब उसे ननामी मिली। ओह हाँ, ननामी ही उसकी नौका है। उसने भी नकोशी की तरह प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। तभी हमें उन दोनों के असली चेहरे दिखाए जाते हैं जो कि प्लास्टिक सर्जरी से पहले होते थे। ननामी कहती है, फिर तुम मुझे छोड़ के भाग क्यों गए थे? ये शब्द सुनने के बाद नकोशी के अंदर ये सारे पल याद आने शुरू हो जाते हैं। उसने ननामी के साथ कैसे दिल बिताए थे। वो कहते, सातोशी तुमने आखिर मुझे क्यों छोड़ा था, बताओ मुझे। अब नकोशी कहता है, जब मैं तुमसे मिलने वाला था मैंने पहले ही सोच रखा था कि मैं प्लास्टिक सर्जरी करवा लूंगा। फिर मुझे तुम मिल गई, तुमने मेरे दिल को देखा, मुझे नजर उठा के चलना सिखाया, मुझे बात करना सिखाया, जबकि मैं अपनी आसपास की झूठी दुनिया को देखने में व्यस्त था। जब क्रिसमस का टाइम था, जब मैं अपने आसपास सुंदर लोगों को देखकर इतना ज्यादा जेलिस हो गया था, तब उस क्रिसमस मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हारे साथ बदसूरत लड़की के साथ नहीं ये टाइम स्पेंड करूंगा। इसलिए मैं वहाँ से भाग गया और मैंने अपना पुराना चेहरा छोड़ दिया और प्लास्टिक सर्जरी करवा ली। ये सुनते ननाको जोर जोर से रोने लग जाती है। वो कहती है कि तुमने सिर्फ मुझे नहीं छोड़ा, तुमने हमारे बच्चे को भी ऐसे ही छोड़ दिया था। मुझे समझ आ गई थी कि तुमको अपनी लाइफ एक अलग तरीके से जीनी है। तुम नहीं चाहते थे कि मेरे जैसे बदसूरत तुम्हारी शक्ल इस बच्चे को मिले। अभी नकोशी कहता, हाँ मैं सभी इन चीजों को छोड़ना चाहता था, इसलिए वहाँ से भाग गया। कोशी कहता, अब मैं बदल चुका हूँ, मुझे अपनी जगह मिल चुकी है, मुझे मंजिल मिल चुकी है जहाँ मैं जा सकूँ। वो कहता है कि अब मैं तुम्हारे सिर्फ दिल को देखूंगा, ना कि कुछ और। अब तुम भी मेरे दिल को देखोगी? अभी ननामी कहती है, अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। अभी नकोशी उसे और ज्यादा फोर्स करने लग जाता है। वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना, मैं सिर्फ तुम्हारे दिल को देखूंगा। तुम पहले ही 30 साल की हो चुकी हो और जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तुम्हारी खूबसूरती कम हो जाएगी और फिर तुम्हें लोग देखना बंद कर देंगे। तुम कैसे इस दुनिया में रहोगी? तुम अकेली तो मरना नहीं चाहोगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे दिल को देखो। नाको ये सब सुन के डर जाती है और गाड़ी से बाहर निकल जाती है। उससे कहती है, मैं तुम्हारे दिल की तरफ आखिर क्यों देखूं? कोशी कहता है, वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे दिल को साफ साफ देख सकता हूँ। नाको कहती है, तुम पागल हो चुके हो, तुम बस एक इमेजिनेशन कर रहे हो और तुम्हारे साथ कुछ नहीं है। भी वहाँ होटल वाला आदमी पहुँच जाता है। देख कर ननाको घबराने लग जाती है। वो कहता है कि मैंने उन पैसों के बैग में GPS लगा रखा था, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा। यहाँ हमें पता चलता है कि ये पैसे की बैग ये इस आदमी के हैं जिसे ननाको लेकर भागना चाहती थी। तभी वो ननाको को एक जोर के घूसन लगा देता है और फिर वो आदमी गन निकाल के नकोशी से पूछता है कि क्या तुम इसके साथ हो? तभी नकोशी उसके हिमोंक्लस को देखने लग जाता है और उसे कहता है कि गन नीचे कर लो, आंख में ना लग जाए। ये सुन के उस आदमी को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए नकोशी फिर से बोलता है, अगर तुमने अपनी छोटी बहन की आंख फिर से फोड़ दी तो इसलिए इस गन को नीचे कर लो। तभी वो आदमी रोने लग जाता है और उसे याद आता है कि जब वो छोटे थे अपनी बहन के साथ खेल रहा था तब उसकी आंख फूट गई थी गलती से। एंड ये सब कुछ देख के ननाको एकदम से शौक हो जाती है, क्या ये सच में भी दिल देख सकता है? भी वो आदमी अपने मुंह के अंदर गन डाल के खुद को मारने ही वाला होता है, लेकिन नकोशी उसे रोक लेता है। वो कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। नकोशी कहता है कि तुम्हारी बहन तुमसे प्यार करती है और तुम भी उसे प्यार करते हो, इसलिए तुम उसे मिलने जाओ। ना कुछ कहने के बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। नाको कहती है, क्या तुम सच में दिल देख सकते हो? या मैं भी तुम्हारे दिल को देख पाऊंगी? वो कहता है, हाँ मुझे एक बिल्कुल परफेक्ट चीज का पता है, तुम मेरे साथ चलो। उसके बाद वो दोनों कार के अंदर ही सो जाते हैं। वो उसके ऊपर अब यकीन करने लगी है, बट नकोशी कहते हो कुछ और ही प्लान है। वो इन हिमोंक्लिस की वजह से बिल्कुल पागल हो चुका है। अगले दिन हम देखते हैं कि ननाको को वो एक अजीब सी जगह के ऊपर ले गया है। अब नकोशी ननाको के सर में भी होल करने वाला है कि वो भी उसकी तरह हिमोंक्लिस देख सके। उसे अब भी ऐसा लग रहा है कि वो उसे भी सच से देख सकेगी, वो इस दुनिया की सच्चाई को देख पाएगी, बट ये सब उसका वहम है। यहाँ वो पहले उसे एनेस्थीसिया देता है और उसके सर में ड्रिल कर देता है। काफी लंबे ऑपरेशन के बाद फाइनली वो खत्म हो जाता है। वो सही सलामत ननाको के स्कल के अंदर होल कर देता है, बट ननाको को कुछ भी नहीं दिखता। वो भी उसकी आंख को बंद करके दिखाने की कोशिश करता है, बट उसे फिर भी कुछ नहीं दिखता। वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मुझे भी पहले दिन कुछ नहीं दिखा था, धीरे धीरे तुमको भी दिखना शुरू हो जाएगा। फिर नकोशी अपनी एक आंख बंद करके उसे देखने की कोशिश करता है, तो वो देखता है तो देख शौक हो जाता है। उसे दिखता है कि ननाको अब बिल्कुल उसकी फेस की तरह दिख रही है। तुम फाइनली आ ही गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये कहने के बाद वो उसे किस कर देता है और वो यहीं नहीं रुकता, वो उसके साथ कर लेता है। देर बाद वो बाहर चला जाता है और उसके बाद जब वो बाहर देखता है कि सभी लोग उसे अपने चेहरे जैसे ही दिखने शुरू हो जाते हैं, वो उन्हें देखकर कहता है, ना ये दुनिया सच्ची है, ना ये कोई मेरी इमेजिनेशन है, ये तो बस मैं ही हूँ जो सच है सब कुछ। ये सब देखने के बाद वो कहता है, क्या मैं हेवन में आ चुका हूँ? उस चीज के बाद टोटल 1 साल बीत जाता है और हम देखते हैं कि नकोशी अभी भी उसी कार में रह रहा है और वहीं पर खाता है पीता है। तभी हम नकोशी को देखते हैं जो कि फिशिंग कर रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं कि उसने अपनी
आंख परमानेंट ही बंद कर ली है और वो टकला हो चुका है। उसने अपनी एक आंख इसलिए बंद कर दी ताकि वो हिमोंक्लिस को परमानेंट ही देखता रहे। जब वो अपनी कार के अंदर बैठकर खा रहा होता है तभी वहाँ पर मानबू आ जाता है, जो कि अब लड़की बन चुका है। मानबू उसके पास आकर कहता है, फाइनली मैंने तुमको ढूंढ लिया नकोशी। तभी वो उसकी कार में जाकर सीधा बैठ जाता है। कोशी मानबू को देखकर कहता है, तुम मुझे देखने आई हो ना, तुम मेरे दिल को देखोगी ना। तभी वो अपनी कैप को उतार देता है, जहाँ हमें पता चलता है कि नकोशी 2 होल के बाद नहीं रुका, उसने अपने सर में कई सारे और छेद कर लिए हैं। कहता है कि मैं ननाको को खुद को नहीं दिखा पाया, मैं अपना दिल उसके नहीं दिखा पाया। ऐसा कोई है जो मुझको मेरी तरह देखे? मानबू, क्या तुम मुझे देखोगे? ये सुनने के बाद मानबू उसको गले लगाकर जोर जोर से रोने लग जाता है। तभी नकोशी कहता है, तुमने ही तो ये सब कुछ शुरू किया था, तो ये तुम्हारी ही गलती है, मेरी नहीं। भी वो रोते हुए कहती है, हाँ ये सब मेरी गलती है, तुमने कुछ नहीं किया। तभी नकोशी ड्रिल को उठाता है और मानबू के सर के ऊपर लगा देता है। या प्लीज अब तुम मुझे देख पाओगी? अब वो सोचता है कि जैसे मैं लोगों को देखता हूँ कोई मेरी तरह भी देखे और मेरे दिल को देखे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि हर किसी को किसी न किसी को देखने का नजरिया सबका अलग होता है। तभी हम देखते हैं कि बाहर 4 पुलिस वाले आ जाते हैं। इन सब को मानबू ही लेके आया था। कोशी को वो 4 पुलिस वाले अपने ही चेहरे में दिख रहे हैं। एंड तभी वो पुलिस वाले नकोशी को अपने साथ पकड़कर ले जाते हैं। ये देख के मानबू जोर जोर से रोने लग जाता है और इसी के साथ ये हिमोंक्लिस मांगा यहीं पर खत्म होती है। और अब आपको समझ नहीं आया कि नकोशी को वो पुलिस वाले पकड़कर क्यों ले गए? आपको तो पता ही है नकोशी कितना ज्यादा अपने आप में रहने वाला आदमी है, उसे किसी की भी परवाह नहीं है, हमेशा सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। प्लास्टिक सर्जरी कराने से पहले उसे लगता था कि उसके चेहरे की वजह से उसे कोई नहीं देखना पसंद करता। फिर उसे सच्चा प्यार करने वाली ननाको मिली, लेकिन वो उसकी बदसूरती को देखकर वहाँ से भाग गया। मतलब कि जब उसकी शक्ल को छोड़ के किसी ने उसका दिल को देखा था तब वो उसे अगली कहने लगा। वो भी बाकी दूसरे लोगों जैसा ही बन गया कि वो भी इस बदसूर लड़की को नहीं देखेगा। यहाँ तक कि ननाको के पेट में जो बच्चा था उसे भी देखना नहीं चाहता था। इतना कुछ करने के बाद भी उसे उसका दिल देखने वाला कोई इंसान ना मिला तो वो वापस से उसके पास जाने की कोशिश करता है। बट फिर भी वो उससे मिलने के बाद उसके हिमोंक्लिस की वजह से, मतलब कि 6 सेंस आइज की वजह से उसके ऊपर एक कब्जा कर लिया। फिर उसने ननाको के सर में भी छेद करने का डिसाइड किया। वो उसने इसलिए किया जैसे वो उसको देखता था वैसे ननाको भी उसको देखे। जब उसके सर में छेद करने के बाद उसे ये कुछ भी नहीं दिखा तो उसके सर में उसने बार बार छेद किए, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। इसलिए पुलिस वाले उसे मर्डर के केस में अरेस्ट करने के लिए आए थे। इस मांगा से हमें ये देखने के लिए मिला कि नकोशी इस दुनिया के मायाजाल में फंस गया। वो सुंदरता के पीछे भागने लगा और एट द एंड उसके साथ ऐसा कुछ हो गया जिस वजह से वो एक साइकोपाथ बन गया और उसने अपनी गर्लफ्रेंड की जान ले ली। इसलिए ईतो ने उसे अरेस्ट करवा दिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी डिस्टर्बिंग और हॉरर मांगा लाता रहता हूँ। कमेंट करके बताना नेक्स्ट कौन सी लाऊं। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। आरिगातो गोजाइमास।